नमस्कार, मैं नितिन छाबड़ा एडवोकेट अपने YouTube चैनल द लॉ पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लॉ के बाद हर व्यक्ति का सपना होता है कि वो जुडिशियल एग्ज़ाम क्रैक करे, सरकारी वकील बने, APP बने और वकालत में भी सक्सेस हो। तो जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि हम लॉ की एजुकेशन, लीगल एजुकेशन भी हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराएंगे, तो उसी के चलते आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। जैसा कि नाम से ही है, ये एक प्रोसीजर लॉ है, या हम आपको बता दें देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉ, सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजर लॉ। सब्सटेंटिव लॉ जिसको हिंदी में मौलिक विधि भी कहते हैं। मौलिक विधि वो विधि होती है जो आपके राइट्स और आपकी ड्यूटीज़ को बताती है, और प्रोसीजरल लॉ वो है कि न्यायालय क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करेगा। ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात कर रहे हैं, तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में न्यायालयों में कार्रवाई कैसे होगी, पुलिस कैसे कार्रवाई करेगी, यह सब जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिया गया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। प्रोसीजरल लॉ के बारे में इसके अंदर बताया गया है। 1973 कोई भी एक्ट यदि अपने पढ़ते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये चीज आती है कि यह एक्ट कब लागू हुआ। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 जो ये एक्ट है, ये 1 अप्रैल 1974 को लागू हुआ। अर्थात ये कब प्रवर्तन में आया? 1 अप्रैल 1974 को। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कब से प्रवर्तन में आया, अर्थात ये लागू कब से है, तो ध्यान रखें 1 अप्रैल 1974 से ये लागू हुआ। आगे चलते हैं तो सबसे एक और चीज दिमाग में आती है कि यह कहां कहां एप्लीकेबल है। धारा 370 से पहले, 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर यह होल इंडिया, संपूर्ण भारत पे लागू था। जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका प्रवर्तन कहां कहां है, तो पहले आंसर इसका ये लिखा जाता था कि जम्मू कश्मीर राज्य के अलावा इसका विस्तार जो है वो संपूर्ण भारत पर है, परंतु अब जो है ये संपूर्ण भारत पर इसका जो है प्रभाव लागू है। अर्थात क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो संपूर्ण भारत पर लागू है। यहाँ एक और चीज़ है, क्या इसके ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं या कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो कहीं लागू नहीं है? CRPC में यह क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो कहाँ लागू नहीं है और क्यों लागू नहीं है। तो इसके बारे में आप ध्यान रखें। चैप्टर 8, 10 व 11, 8 व 10 व 11 के प्रावधान जनजातीय क्षेत्र और नागालैंड राज्य पर जो है लागू नहीं होते, परंतु राज्य सरकार जो है अधिसूचना द्वारा अर्थात नोटिफिकेशन द्वारा इनके प्रोविजंस जो है वो लागू कर सकती है। कौन कौन से चैप्टर है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। चैप्टर 8, 10 व 11, 8, 10 एंड 11 के प्रोविजंस जो हैं वो इसके लागू नहीं होते। कहाँ लागू नहीं होते? नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं होते, परंतु कब लागू हो सकते हैं? स्टेट गवर्नमेंट या वहां की जो गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन द्वारा इनके प्रोविजंस चैप्टर नंबर 8, 10 व 11 के प्रोविजंस अधिसूचना द्वारा जो है वो लागू कर सकती है। तो यहां हमने दो चीजें देखी, कब परिवर्तन में आई, कहां परिवर्तन में आई, कहां कहां इसका प्रभाव है और कौन कौन से चैप्टर के प्रोविजन है जो कहां लागू नहीं होते। उसके बाद जब हम क्रिमिनल प्रोसीजर की बात करते हैं या क्राइम की बात करते हैं तो सबसे पहला एक और चीज दिमाग में आती है, बेल। आम आदमी सुना होगा कि वो कहता है इसमें तो बेल हो जाएगी, इसमें बेल नहीं होगी। तो लॉ में जो है वो 2 तरीके के अपराध दिए गए हैं, बेलेबल ऑफेंसेज और नॉन बेलेबल ऑफेंसेज। बेलेबल ऑफेंसेज क्या है, अर्थात जमानती अपराध क्या है? जब आपको एग्जाम में आंसर देना है तब आपको आंसर देना है ऐसे अपराध जिन्हें फर्स्ट शेड्यूल में, फर्स्ट शेड्यूल किसमें? इस एक्ट में। कौन सा एक्ट? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के एक्ट में जो फर्स्ट शेड्यूल है उसके अंदर अपराधों को बेलेबल बनाया गया है, अर्थात जिनमें बेल लेना एक्यूज्ड का राइट है, अर्थात जमानत अधिकार स्वरूप मांगी जा सकती है, वो ऑफेंसेज क्या होते हैं? बेलेबल ऑफेंसेज
होते हैं। बेलेबल ऑफेंसेस की जो डेफिनेशन दी गई है वो धारा 2A में दी गई है। धारा 2A जमानती अपराध की दी गई है, अर्थात बेलेबल ऑफेंस की परिभाषा जमानती अपराध में दी गई है। जमानती अपराध कौन से अपराध हुए? जिनमें बेल लेना एक्यूज्ड का राइट है। आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ऐसे अपराध जिन्हें फर्स्ट शेड्यूल ऑफ दिस एक्ट क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में बेलेबल बनाया गया है, वो अपराध बेलेबल अपराध की कैटेगरी में आते हैं। अब आगे चलें, हम ये जो स्टडी कर रहे हैं एक डेफिनेशन क्लॉज की स्टडी कर रहे हैं। इसका जो चैप्टर है फर्स्ट, जिसका जो सेक्शन 2 है, इसमें डेफिनेशंस दी गई हैं। कोई भी आप यदि एक्ट पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो परिभाषाएं हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, ये आपको आनी बहुत ज़रूरी है। यदि डेफिनेशन क्लॉज आपका कमज़ोर है, डेफिनेशंस आपको सही तरीके से नहीं पता, तो आगे का एक्ट समझने में जो है परेशानी आती है। चाहे वकालत करें, चाहे अपने कंपटीशन एग्ज़ाम क्लियर करें, अपने को हर चीज़ की डेफिनेशन माइंड में क्लियर होनी चाहिए, अपना माइंडसेट क्लियर होना चाहिए भी ये वर्ड जो है वो क्या कहना चाहता है। परिभाषाएं परिभाषाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं लीगल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और वकालत से। परिभाषाओं के संबंध में हर एक्ट की परिभाषाएं एक्ट में पूछी जाती हैं, तो उसी के संबंध में अपने चल रहे हैं। 1973 का जो सेक्शन 2 है, इसमें लगभग सभी डेफिनेशंस दी गई हैं प्रोसीजर लॉ के संबंध में। उसके बाद एक चीज आती है आरोप। आरोप क्या है? इंग्लिश में चार्ज बोलते हैं, सामान्य भाषा में देते हैं कि मेरे पे क्यों चार्ज लगा रहे हो। चार्ज एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वकालत के पॉइंट ऑफ से देखें तो डिफेंस लॉयर जो है उनको क्या डिफेंड करना है, अर्थात वो जिस अभियुक्त की या जिस अपने क्लाइंट की पैरवी कर रहे हैं उनको उसके ऊपर अपराध का पता होना चाहिए कि क्या अपराध का आरोप उसके ऊपर है। चोरी का अपराध है, मर्डर का अपराध है या मार पिटाई का अपराध का आरोप है, ये उसको पता होना चाहिए। इसी तरीके से प्रोसिक्यूशन साइड से या कंप्लेनेंट साइड से जो प्रैक्टिस करता है, जो वकालत करता है, उसे भी ध्यान होना चाहिए कि मेरे को आरोप क्या लगाना है, अर्थात उस आरोप के क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो मुझे साबित करने हैं एक्यूज्ड को सज़ा दिलवाने तक के लिए। और डिफेंस लॉयर को उसकी कमियां देखनी है, उस आरोप में से कैसे उसको बच के निकलना है ये बताना है। तो आरोप जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में आरोप के बारे में क्या पूछा है? आरोप की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2B में दी गई है। जहां आरोप के एक से अधिक शीर्ष हों, वहां आरोप का कोई भी शीर्ष है वो आरोप है। लिखना कैसे है? लिखना वर्ड टू वर्ड यही डेफिनेशन लिखनी है। आरोप में एक से अधिक शीर्ष हों, जब आरोप के एक से अधिक शीर्ष हों तो आरोप का कोई भी शीर्ष है जो वो आरोप है। धारा 2 ख अर्थात धारा 2B में दी गई है आरोप की डेफिनेशन। आरोप के बाद आगे देखें तो परिवाद अर्थात कंप्लेंट। कंप्लेंट क्या होती है? कंप्लेंट की बात करें अपने, कंप्लेंट की डेफिनेशन सेक्शन 2D में दी गई है। कंप्लेंट क्या है? मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही करने के लिए उसे दिया गया लिखित या मौखिक कथन, अर्थात मजिस्ट्रेट को जब कोई व्यक्ति कार्रवाई करने के लिए कुछ रिटर्न में देता है या कुछ ऑरली या मौखिक रूप से बताता है कि कुछ व्यक्ति ने अपराध किया है, उसके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए, तो उसे क्या कहते हैं? कंप्लेंट कहते हैं, अर्थात परिवाद कहते हैं। इसकी डेफिनेशन 2D में दी गई है। इसके अंदर जिसके खिलाफ कार्रवाई करनी है वो नोन भी हो सकता है, अननोन भी हो सकता है, अर्थात ज्ञात भी हो सकता है और अज्ञात भी हो सकता है। 2D में क्या डेफिनेशन दी? मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई करने के लिए दिया गया उसको लिखित या मौखिक कथन, जो चाहे व्यक्ति अज्ञात के खिलाफ हो चाहे वो अज्ञात के खिलाफ हो, उसे क्या बोलते हैं? कंप्लेंट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर जांच अर्थात इंक्वायरी। इंक्वायरी क्या होती है? इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी की डेफिनेशन यदि अपने देखें, विचारण से भिन्न प्रत्येक जांच जो इस संहिता के अधीन अर्थात क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है।
ट्रायल नहीं है, ध्यान रखें, ट्रायल नहीं है, ट्रायल अलग चीज़ है। वो ट्रायल को बोलते हैं अन्वेषण, नहीं, ट्रायल को बोलते हैं विचारण। अन्वेषण है इन्वेस्टिगेशन। विचारण से भिन्न प्रत्येक जांच जो इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए, धारा 2G में दी गई है इंक्वायरी की डेफिनेशन। उसके बाद आता है, जांच के बाद आता है अनुसंधान या अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन क्या है? पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट से भिन्न ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए अपॉइंट किया गया है, साक्ष्य एकत्रित करने की कार्यवाही। कलेक्शन ऑफ एविडेंस किसके द्वारा? पुलिस द्वारा या मजिस्ट्रेट से भिन्न जो उसके लिए उसे अपॉइंट किया गया है, उसे क्या बोलते हैं? इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। इन्वेस्टिगेशन की धारा सेक्शन 2H में दी गई है। अनुसंधान क्या है? मजिस्ट्रेट से भिन्न पुलिस अधिकारी द्वारा या मजिस्ट्रेट द्वारा अपॉइंट किसी अधिकारी द्वारा साक्ष्य एकत्रित करने की कार्यवाही को क्या बोलते हैं? अनुसंधान या इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ एविडेंस है नॉट ओनली इन फेवर ऑफ अक्यूज्ड, ये जो नॉट ओनली इन फेवर ऑफ कंप्लेनेंट, ये किसी कंप्लेनेंट की फेवर में नहीं होती, ये आल्सो बट आल्सो इन फेवर ऑफ अक्यूज्ड भी होती है। आपको एक स्थिति बतानी है, एविडेंस का कलेक्शन करना है, भी कोई अपराध हो गई, क्राइम सीन पे पुलिस अधिकारी पहुंचता है, वहां क्या फैक्चुअल स्थिति है, किसी ने अपराध किया है तो क्या अपराध किया है, उस अपराधी के विरुद्ध आपको एविडेंस कलेक्ट करना है। परंतु यदि वहां कंप्लेनेंट के अलावा एक्यूज्ड की फेवर में भी कुछ एविडेंस है तो वो भी आपको वहां जो है कलेक्शन करना है। फैक्चुअल स्थिति अनुसंधान की है, जो आपको कलेक्शन, साक्ष्य एकत्रित करने की जो कार्यवाही है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, साक्ष्य एकत्रित करने की कार्यवाही अनुसंधान धारा 2H में दी गई है। ये आज हमने कुछ डेफिनेशंस देखी। आपको हमारा ये वीडियो डेफिनेशन क्लोज का कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ आगामी डेफिनेशंस जो है वो लेकर आएंगे ताकि ये डेफिनेशन का क्लोज का चैप्टर कंप्लीट हो सके। यदि आप RJS जुडिशियल एग्ज़ाम, APP एग्ज़ाम्स, JLO, लीगल ऑफिसर एग्ज़ाम्स के कंपटीशन दे रहे हैं तो आप हमारे वीडियोस को देखना न भूलें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें ताकि जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक हमारा वीडियो पहुंच सके। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। किसी विषय पर आप जानकारी चाहते हैं तो भी हमें ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।